हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा, अपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पादप वृद्धि चल रहा है। तो बेटा, कल आपको पिछले वीडियो में मैं वृद्धि की परिभाषा, विभजोतकों के स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार, ठीक है बेटा, एवं वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाएं, ये सारी चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो बेटा, आज इस वीडियो में अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने ब्लैक बोर्ड पे? वृद्धि बल गतिकी, ठीक है। इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि, प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि वृद्धि दर कहलाती है। कई बार ये छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है बेटा कि वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि वृद्धि दर कहलाती है। वृद्धि दर को ज्यामितीय और अंकगणितीय रूप में, इसे ज्यामितीय व अंकगणितीय, ज्यामितीय एवं अंकगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। किसको बेटा? वृद्धि को, ठीक है ना। आगे चलिए। इसी में ज्यामितीय वृद्धि में प्रत्येक कोशिका विभाजन से बनने वाली, ज्यामितीय वृद्धि में प्रत्येक कोशिका विभाजन से, प्रत्येक कोशिका विभाजन से बनने वाली प्रत्येक कोशिका विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं की संख्या पहले से दुगनी हो जाती है। कोशिकाओं की संख्या पहले से दुगनी हो जाती है, ठीक है ना बेटा। कौन से वृद्धि की बात की है मैंने? ज्यामितीय वृद्धि। क्या होता है ज्यामितीय वृद्धि में? प्रत्येक कोशिका विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं की संख्या पहले से दुगनी हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे होती है ऐसी वृद्धि? युग्मनज में ज्यामितीय वृद्धि पाई जाती है। किसके अंतर्गत? युग्मनज, जाइगोट, ठीक है ना। अंकगणितीय वृद्धि में प्रत्येक कोशिका विभाजन से, अंकगणितीय वृद्धि में प्रत्येक कोशिका विभाजन, प्रत्येक कोशिका विभाजन से, अंकगणितीय वृद्धि में प्रत्येक कोशिका विभाजन से एक नई कोशिका की वृद्धि होती है। एक नई कोशिका की वृद्धि होती है। एक नई कोशिका की वृद्धि होती है। अर्थात अंकगणितीय वृद्धि में प्रत्येक विभाजन से, अर्थात इस वृद्धि में प्रत्येक विभाजन से बनी दोनों कोशिकाओं में से एक कोशिका
स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है, जबकि दूसरी कोशिका आगे विभाजन करती है, फर्दर डिवीज़न करती है, आगे विभाजन करती है। ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा मूल शीर्ष और प्ररोशीर्ष में इस प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? मूल शीर्ष में और प्ररोशीर्ष में। तो बेटा 1 मिनट के लिए आप ध्यान से बोर्ड पे देख लें, क्योंकि मैंने बोर्ड पे आपको ये बता दिया है कि जो वृद्धि होती है वो 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय वृद्धि और अंकगणितीय वृद्धि। ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि ज्यामितीय वृद्धि में क्या होता है और अंकगणितीय वृद्धि में क्या होता है। एक बार आप ध्यानपूर्वक सुन लें, फिर अपन इसके अंतर्गत आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं? वृद्धि दर। इसे ज्यामितीय व अंकगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। किसको? वृद्धि दर को। आगे चलिए। ज्यामितीय वृद्धि में प्रत्येक कोशिका विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं की संख्या पहले से दुगनी हो जाती है, और इस प्रकार की वृद्धि पाई जाती है बेटा किसमें? युग्मनज में। ठीक है। अब अंकगणितीय वृद्धि की बात कर लेते हैं। अंकगणितीय वृद्धि में प्रत्येक कोशिका के विभाजन से बनी दोनों कोशिकाओं में से एक कोशिका विभाजन के पश्चात, चाहे सिंपली यूँ बोल दो, एक कोशिका के विभाजन के द्वारा 2 कोशिका बन गई, उन दोनों कोशिकाओं में से एक कोशिका तो बेटा स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है, मतलब स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है, जबकि दूसरी कोशिका फर्दर विभाजन करती है। और इस प्रकार की वृद्धि यानी कि अंकगणितीय वृद्धि कहाँ पाई जाती है? मूल शीर्ष और प्ररोशीर्ष की कोशिकाओं में। तो बेटा वृद्धि दर के ये 2 प्रारूप हो गए, ज्यामितीय वृद्धि और अंकगणितीय वृद्धि। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। जीवों में वृद्धि दर एक सामान्य है। जीवों में वृद्धि दर एक समान नहीं पाई जाती। जीवों में वृद्धि दर एक समान नहीं पाई जाती। यदि वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ खींचा जाए, यदि वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ खींचा जाए तो एस आकृति का सिग्मॉइड वक्र, एस आकृति का सिग्मॉइड वक्र प्राप्त होता है। अभी आपके सामने ये वक्र भी बनाया जाएगा, प्राप्त होता है। ठीक है ना। एस आकृति का सिग्मॉइड वक्र प्राप्त होता है, जिसमें 4 अलग अलग अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। तो देखो ये आपके सामने मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। इधर तो मैं लिख देता हूँ वृद्धि दर। तो वृद्धि दर का अपन किसके साथ ग्राफ खींच रहे हैं? समय के साथ। ठीक है ना। आपको मैं बता चुका हूँ कि वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाएं होती हैं, और उन चारों की चारों प्रावस्थाओं को अभी हाल अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सिग्मॉइड आकृति का वक्र बनेगा।
पहले तो यूँ जाएगी, फिर एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, फिर थोड़ा घटेगी और फिर स्थिर हो जाएगी। तो बेटा ये एस आकृति बन गई, इसीलिए इस वक्र को अपन सिग्मोइड वक्र कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? सबसे पहले मंद वृद्धि काल। मंद वृद्धि काल मतलब यहाँ पर वृद्धि की दर बहुत कम होती है। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आ गई बेटा, ये प्रदर्शित करती है अधिकतम वृद्धि काल को। ठीक है। उसके बाद में वृद्धि की दर धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा न्यून वृद्धि काल। और सबसे लास्ट में वृद्धि की दर स्थिर हो जाती है, तो उसको अपन बोलेंगे स्थिर वृद्धि काल। तो ये आपके सामने मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफ बना दिया। और ये जो ग्राफ है ये बेटा अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, इसलिए इस वक्र को सिग्मोइड वक्र या एस वक्र कहते हैं, वृद्धि वक्र भी कह सकते हैं। देखिए आप, जीवों में वृद्धि की दर एक समान नहीं पाई जाती है। यदि वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ प्लॉट किया जाए तो यह ग्राफ अंग्रेजी के एस अक्षर के समान प्राप्त होता है। अतः इस वक्र को सिग्मोइड वक्र या वृद्धि वक्र कहा जाता है। बैठ गई होगी आपके समझ में। अब नीचे मैंने ब्लैक बोर्ड पे वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ खींच दिया है, और इस ग्राफ को देख सकते हैं आप कि इसके अंतर्गत कुल कितनी अवस्थाएं मैंने बताई हैं बेटा? 4। कौन कौन सी अवस्था बताई है? मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, फिर एक बार न्यून वृद्धि काल, और सबसे लास्ट में स्थिर वृद्धि काल। तो अपन वृद्धि वक्र या सिग्मोइड वक्र की विभिन्न अवस्थाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग, वृद्धि वक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं। ग्राफ आपको मैंने प्लॉट करके बनाई दिया। प्रावस्थाएं, वृद्धि वक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं। तो सबसे पहला हेडिंग इसमें अपन लिखेंगे मंद वृद्धि काल। अभी अपन ने पढ़ा ही था मंद वृद्धि काल, या इसका दूसरा नाम अपन लिख देंगे पश्चात प्रावस्था, लैग फेज। पश्चात प्रावस्था, लैग फेज। ये अपने वृद्धि की पहली अवस्था का हेडिंग हो गया। ठीक है ना। बहुत सरल। इस प्रावस्था में वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है। इस प्रावस्था में वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है। इस प्रावस्था में वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है। इस प्रावस्था में कोशिका में आंतरिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में कोशिका में आंतरिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में कोशिका में आंतरिक परिवर्तन होते हैं तथा संचित खाद्य पदार्थों के काम आ जाने से एवं संचित खाद्य पदार्थों के काम आ जाने से शुष्क भार में
शुष्क भार में कमी हो जाती है। ये बात है बेटा पहली प्रावस्था के अंतर्गत वृद्धि वक्र की प्रथम प्रावस्था। क्या हेडिंग लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे? मैंने लिखा है मंद वृद्धि काल या पश्चात प्रावस्था, या इसको क्या बोल दिया, लैग फेज। इस प्रावस्था में वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है। इस अवस्था में कोशिका में अनेक आंतरिक परिवर्तन होते हैं एवं संचित खाद्य पदार्थों के प्रयुक्त कर लिए जाने से शुष्क भार में कमी आ जाती है। तो ये वृद्धि वक्र की प्रथम अवस्था हो गई। अब आइए अधिकतम वृद्धि प्रावस्था नंबर 2। अधिकतम वृद्धि प्रावस्था हेडिंग नंबर 2, या इसको अपन पश्च प्रावस्था या लॉग फेज, पश्च प्रावस्था या लॉग फेज कह सकते हैं। पहले अपन ने पढ़ी थी लैग फेज या पश्चात प्रावस्था, अब अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, पश्च प्रावस्था, या इसको मैंने इंग्लिश में क्या बोला, लॉग फेज। इस प्रावस्था में क्या लिखेंगे बेटा, इसमें इस प्रावस्था में वृद्धि की दर सर्वाधिक होती है। तभी तो बेटा वो ग्राफ में सीधी रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सर्वाधिक होती है। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे, इस प्रावस्था में वृद्धि की दर सर्वाधिक होती है, ठीक है ना, जिसे ग्राफ में सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः इसे ग्राफ में सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये वृद्धि वक्र की दूसरी अवस्था चल रही है, ठीक है ना। सॉक्स ने अधिकतम वृद्धि काल में होने वाली, वैज्ञानिक का नाम देखो, कुछ किताबों में इसको सॉक्स लिखा है, कुछ किताबों में इसको जाक्स बोला है, ठीक है। सॉक्स ने अधिकतम वृद्धि काल में होने वाली अधिकतम वृद्धि काल में होने वाली तीव्रतम वृद्धि, अधिकतम वृद्धि काल में होने वाली तीव्रतम वृद्धि को समग्र वृद्धि काल कहा। तो बेटा ये आपको इसके अंतर्गत लिखना है। तो वृद्धि वक्र की दूसरी प्रावस्था कौन सी लिख दी बेटा मैंने आपके सामने बोर्ड पर, अधिकतम वृद्धि प्रावस्था, या इसका दूसरा नाम क्या है, पश्च प्रावस्था, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉग फेज। इस प्रावस्था में वृद्धि की दर सर्वाधिक होती है, जिसे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या लिखा, सॉक्स, या इसको जॉक्स भी कह रखा है। जॉक्स नामक वैज्ञानिक ने अधिकतम वृद्धि काल में होने वाली अधिकतम तीव्रता को या तीव्रतम वृद्धि को समग्र वृद्धि काल कहा, ठीक है बेटा। तो इस तरह वृद्धि वक्र की दो प्रावस्थाएं अपन खत्म कर चुके हैं। अब अपन तीसरी अवस्था पे आ गए। तीसरी अवस्था कौन सी लिखेंगे, न्यून वृद्धि काल, न्यून वृद्धि काल। पॉइंट नंबर 3, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डिक्लाइन फेज, DEC,
LINE, डिसलाइन फेज। हेडिंग नंबर 3, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वृद्धि की दर न्यून होगी। इस प्रावस्था में वृद्धि दर क्रमशः कम होने लगती है। इस प्रावस्था में वृद्धि की दर क्रमशः कम होने लगती है। नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि वृद्धि की दर अधिकतम से न्यूनतम होगी, क्योंकि इस अवस्था में कोशिकाओं का परिपक्वन होता है। क्योंकि इस अवस्था में कोशिकाओं का परिपक्वन होता है। इस अवस्था में कोशिकाओं का परिपक्वन होता है तथा उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती हैं। तो बेटा ये तीसरा वृद्धि वक्र की तीसरी अवस्था अपन ने खत्म कर दी। और बेटा क्या नाम है तीसरी प्रावस्था का? न्यून वृद्धि काल या डिसलाइन फेज। इस प्रावस्था में वृद्धि की दर क्रमशः कम होने लगती है, क्योंकि इस अवस्था में कोशिकाओं का परिपक्वन होता है। साथ ही साथ उपापचयी क्रियाएं पहले की अपेक्षा मंद हो जाती हैं। और सबसे लास्ट में अपन आ गए बेटा स्थिर वृद्धि काल पे, जो कि आपको ग्राफ में मैंने अवस्था नंबर 4 के रूप में बताई थी, या इसको अपन कह सकते हैं स्थायी अवस्था। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी फेज, स्टडी फेज। ठीक है ना, क्या बोलेंगे बेटा इसमें? इस प्रावस्था में कोशिका के पूर्ण परिपक्व हो जाने से, इस प्रावस्था में कोशिका के पूर्ण परिपक्व हो जाने से, कोशिका के पूर्ण परिपक्व हो जाने से वृद्धि रुक जाती है। तो इस तरह बेटा वृद्धि की चारों प्रावस्थाएं आप पढ़ चुके हैं। आपसे ये पेपर में बड़े प्रश्न के रूप में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धि वक्र या सिग्मोइड वक्र से आप क्या समझते हैं? तो सिर्फ आपको एक लाइन कहनी है कि यदि पादपों में वृद्धि की दर और समय के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ एस आकृति का सिग्मोइड वक्र निर्मित होता है। ठीक है ना। और बेटा इस वक्र की 4 प्रावस्थाएं होती हैं। चारों की चारों प्रावस्थाओं के बारे में ग्राफ बना के आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह आपका एक बड़ा प्रश्न खत्म हो गया। अब अपन आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं, वृद्धि मापन। वृद्धि मापन। तो बेटा एक बात गौर से सुनिए, पादप वृद्धि का मापन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है ना। पादपों की वृद्धि को कोशिकाओं की बढ़ी हुई संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों के आकार में वृद्धि द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। शुष्क भार में वृद्धि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
सारी बातें देखो मैं कह देता हूँ। पादपों में वृद्धि मापन के विभिन्न प्रकार होते हैं। पादपों में वृद्धि मापन के विभिन्न प्रकार होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है? कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा वृद्धि का मापन किया जा सकता है। कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों के आकार में वृद्धि। कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों के आकार में वृद्धि द्वारा भी पादपों में वृद्धि का मापन किया जा सकता है। पादप या पादप भागों के शुष्क भार में वृद्धि द्वारा। शुष्क भार में वृद्धि द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा भी वृद्धि के कई पैरामीटर हो सकते हैं। लंबाई के द्वारा भी वृद्धि को माप सकते हैं। पादप के किसी अंग की चौड़ाई के द्वारा भी वृद्धि को माप सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि मापन की प्रमुख विधियां तथा उनमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण, ये अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।